नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद। नवभारत टाइम्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे हथियार की, जो किसी मिसाइल या टैंक से नहीं बल्कि जानकारी और मीडिया से बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। युद्ध अब सिर्फ जमीन, समुद्र या हवा में नहीं लड़े जाते। अब यह लड़ा जा रहा है खबरों, सोशल मीडिया और स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स के जरिए। जो देश अपने संदेश को सही तरीके से फैलाने में माहिर हो, वह अपने विरोधियों को पहले ही डराने, धमकाने और रोकने में कामयाब हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा और महसूस किया कि नैरेटिव बिल्डिंग में हम थोड़ा पीछे रह गए। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर, जिन्हें मिलिट्री डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक रिलेशन में महारत हासिल है। सर ने पिछले दिनों एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की है, और इसीलिए मुझे लगा कि सर से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करनी चाहिए। सर, थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका लेख पढ़ रहा था, उसमें आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। लंबे अरसे से आपसे इस पर बात भी करना चाह रहा था। सर, आपने जो लिखा है उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देखा कि लेट्स एक्सेप्ट इट कि हम लोग इंफॉर्मेशन वारफेयर में थोड़ा पीछे रहे। लेकिन हालिया समय में जब हमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 50% का टैरिफ लगाया है भारत पर, तो पश्चिमी देशों की मीडिया की तरफ से लगातार भारत के पक्ष में लिखा जा रहा है। तो आप इन दोनों चीजों में कैसे अंतर महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ इंफॉर्मेशन वारफेयर में हम थोड़ा पीछे रहे और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में वेस्टर्न मीडिया का साथ हमें मिल रहा है। ये अमेरिका या अमेरिकी एक्सपर्ट्स, उनका अपना स्वार्थ है कि हमारे साथ है, क्योंकि भारत की जरूरत कहीं ना कहीं अमेरिका को है। आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? पहले धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मेरे लेख को पढ़ा और उसको समझा। जिस तरह से आपने अभी बात की है तो आपको पूरा समझ आ गया वो। मगर मैं शुरुआत करूंगा ये कहकर कि मैं नहीं कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम कुछ हटके थे जहां तक सूचना की बात आती है या नैरेटिव कंट्रोल की बात आती है। कुछ हम देर में हमने शुरुआत की शायद। जी, जब एक दफे शुरुआत की तो उसके बाद काफी इफेक्टिव रहा। और मैं समझता हूं कि ये देर में शुरू होने का जो वजह थी वो ये थी कि तकरीबन 15 दिन लगे हमको अपनी तजवीज बनाने में, 22 अप्रैल से लेकर और 6-7 मई तक 14-15 दिन लगे। मई तक 14-15 दिन लगे तकरीबन। उस 14-15 दिन में हमारा फोकस जो था, पूरी जो तवज्जो जो थी वो ज्यादातर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में थी, और वो होनी भी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी। जितना हमको फोकस करना चाहिए था उस वक्त नैरेटिव के ऊपर शायद वो नहीं किया, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में ये बात जरा नहीं आती है सामने। पाकिस्तान क्योंकि कमजोर देश है, भारत के बनस्बत बहुत कमजोर देश है वो, और इस हालत में वो तजवीज नहीं बना रहे थे कुछ, वो तो वेट कर रहे थे, वो तो इंतजार में थे। तो जो इंतजार करता है उसको नैरेटिव बनाने में, नॉन काइनेटिक नॉन मिलिट्री चीजों में जाने का ज्यादा वक्त मिलता है, तो उसने अपनी तवज्जो जो है उस तरफ ज्यादा। और आपने देखा कि 6-7 मई को बहुत से लेख आए इंटरनेशनल मीडिया में जो पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के 3 स्टार जनरल्स, रिटायर्ड जनरल, उन्होंने लिखा इसके बारे में। और उसके वजह से जो अटेंशन है वो स्ट्रेट अवे उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में गई ज्यादा। जब आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान से कुछ आया हुआ तो उस पक्ष में आप जाने लगते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब महसूस किया इसको तो भारत आगे आया। भारत ने रवैया, स्ट्रैटेजी जो है इसको चेंज किया, थोड़ा प्रोएक्टिविटी थोड़ी बढ़ाई, और उसके बाद से हमारा नैरेटिव बनने लगा। और मैं कहता हूं कि अब खास तौर पे एससीओ के टाइम पर, जब ये एससीओ की मीटिंग हो रही थी चाइना में, तो मैं समझता हूं कि हमारा स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशन था वो काफी आला दर्जे का था। क्योंकि आप ही ने भी कहा बिल्कुल सही कि हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने बड़ी धीमे तरीके से बात की, और वेस्टर्न मीडिया ने सही चीजें पकड़ी, सही चीजों के ऊपर टिप्पणी की। ये आपका ये मतलब उससे ऑटोमेटिकली ये महसूस कर सकते हैं हम कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो उतनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। जी, एक चीज और है सर, जब ऑपरेशन सिंदूर था
उस वक्त हमने महसूस किया कि आपने कहा कि चलिए 15-17 दिन हमें समय करने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से समय लगा था। उस वक्त हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान के चाहे विदेश मंत्री थे, चाहे रक्षा मंत्री थे या फिर उनके विपक्ष चाहे बिलावल भुट्टो ही थे, वो लोग अलग-अलग चैनलों पे बैठ रहे थे। इसमें से कई जर्नलिस्टों ने जो बाद में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। भारत की तरफ से बाद में शशि थरूर और कुछ लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भारत में उपलब्धता कमी रही अधिकारियों के लेवल में कि वो जाकर के बात रखते इंटरनेशनल फोरम पे। बाद में हालांकि हमने जब ये युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, उसके बाद हमने अपने डेलीगेशंस को भेजा अलग-अलग देशों में। जी, देखिए, ये इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जी, जी। ये पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो 1949 में ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जी। पाकिस्तान का खड़ा हुआ। लोग भारत में ज्यादातर ISI को जानते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को जानते हैं, क्योंकि तरह तरह की कार्रवाइयां इन्होंने भारत के अंदर की हैं, घुसपैठियां इधर उधर की हैं। ISPR को कोई नहीं जानता। ISPR एक चुपचाप ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा जो बैकग्राउंड में काम करता है, और उसकी चीजें जो है वो सामने मीडिया के जरिए आती हैं, देर में आती हैं, मगर प्रोएक्टिविटी समय रहती है। इसके मेरा मतलब कहने का यह है कि 1949-50 में किसी ने पाकिस्तान में यह महसूस किया कि सूचना, इंफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और लड़ाई के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वो धीरे धीरे मैच्योर होता गया। हमने इसके ऊपर जोर नहीं दिया, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में 50s और 60s में जब पंडित नेहरू के वक्त ये आमतौर पे फौज की तरफ, फौजी स्ट्रेटजी की तरफ, इन तरह की चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी किसी ने। ज्यादातर प्लानिंग पर थी, एग्रीकल्चर पे थी, हैवी इंडस्ट्री पर थी। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही चीज थी, मगर जो जिस तरह का फोकस नेशनल सिक्योरिटी पर देना चाहिए था वो नहीं दिया शायद उस वक्त, और उसके वजह से ये कल्चर नहीं बना, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं बना इसका। असलियत में अगर देखा जाए, जो मैंने अपने लेख में भी लिखा है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन या नैरेटिव कंट्रोल, जो कुछ भी आप कहिए इसको, ये एक्चुअली तो दुनिया के अंदर जोर शोर से आया है 1990 में, जब गल्फ वॉर, पहली गल्फ वॉर शुरू हुई थी। 90-91 में आपको याद है इराक में गल्फ वॉर 1 हुई थी। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट जो थे वो यूनिट्स के साथ, फॉर्मेशंस के साथ आर्मी के सामने सामने रहते थे, और वहां से फ्रंटलाइन रिपोर्टिंग करते थे, और एक इंफॉर्मेशनाइज्ड सिस्टम था जिससे कि खबर जो है वो, पब्लिक ओपिनियन जो है वो बनता था इस खबरों के ऊपर। इसको और किसी ने शायद इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं देखा जितना चीन ने देखा। और चीन ने 3 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर एक डॉक्ट्रिन बनाई, वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस, 1993 में, और उससे उन्होंने शुरुआत इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन का किया। अपने माउथपीस बनाए, जो ग्लोबल टाइम्स है उनका, जो नेशनल मीडिया के अंदर उनका जो वो माउथपीस रहता है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, वहां से उन्होंने अपने स्कॉलर और एकेडमिक्स को लिया, बाकी मीडिया की पर्सनालिटीज को बिल्डअप किया, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। 2003 तक, 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदली काफी, इंटरनेट आया, और आपने देखा कि सोशल मीडिया तब तक भी शायद नहीं आया था, फेसबुक तो 2004-05 में ही आया है। तो इस वक्त 2003 में चीन ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, इसको कहा था, कहते थे 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी का मतलब था कि साइबर बहुत जरूरी हो रहा था उस वक्त भी, और अभी मीडिया, और मीडिया जो था वो साइकोलॉजिकल भी था और मीडिया भी था, और एक तरफ साइबर था, और लीगल वॉरफेयर। ये 3 अंग उन्होंने अपने लड़ाई के रखे, और जो काइनेटिक लड़ाई थी की जो साधन है उनको हटकर रखा। उनसे कहा ये तैयारी हम हर वक्त रखेंगे, और डेटरेंस के लिए ये तैयार रहेगा, लड़ाई की जब जरूरत पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल करेंगे। मगर चीन का जो पुराना सिस्टम है कि हम लड़ाई को जीतेंगे बिना लड़े,
जी, मतलब ये कैसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि लड़ाई आप जीतिए बिना लड़ाई लड़े, ये पूरा उनका मुद्दा बन गया। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ा, एकदम से बढ़ावा इसको मिला। और जी, पाकिस्तान चीन एक दूसरे के साथ इतने करीब हैं, तो चीन पाकिस्तान के अंदर भी ये डेवलपमेंट चलता रहा। तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बना। हम जो जी, थे, हम काइनेटिक्स के ऊपर ज्यादा, हमारी स्ट्रेटेजी काइनेटिक्स के ऊपर ज्यादा थी। हालांकि हम विक्टिम्स थे टेररिज्म के, और जी, टेररिज्म का तरीका लड़ने का, भारत का काउंटर टेररिज्म लड़ने का तरीका एक आला दर्जे का तरीका था जो अपनाया हमने। हमने हार्ड एंड सॉफ्ट पावर को बैलेंस किया, मगर कहीं ना जी। कहीं हम अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा चूक गए। वो अब डेवलप करने की हम अब कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ सालों में ये हम आला दर्जे की काबिलियत हम पा लेंगे। ये जो सर आपने कहा कि हम विक्टिम रहे, आप कश्मीर में बहुत लंबे समय तक आपने काम किया है। ज़ाहिर सा तो ग्राउंड रियलिटी आपके पास जानकारियाँ हैं। पाकिस्तान अभी भी कश्मीर को लेकर के एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता रहा कि कश्मीर में इस तरह से नरसंहार होता है या इस तरह से टॉर्चर आर्मी करती है। मुझे लगता है शायद अब जाकर के वो चीज़ें, वो जो बुलबुला पाकिस्तान ने बनाया था वो फूटा है, लेकिन पहले वो चीज़ फूट नहीं पाया। पहले उस चीज़ को शायद हम ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे रखने में भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते थे। तो जो जवान सेना के अधिकारी या आप लोग जब ग्राउंड पे काम करते थे, तो आप लोगों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता था? सवाल आपका बहुत अच्छा, मगर इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा कुछ और तफसील से इसी के बारे में बताता हूं। जी, जी, जी। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर के अंदर काफी बदलाव आया है। हमारा सोशल मीडिया, हमारी आउटरीच कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूं कि जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी है कश्मीर की, आवाम है जी, कश्मीर की, वहां तक पहुंचाने में, लोगों के मन को बदलने में, दिल को बदलने में काफी काबिलियत हमने पाई है, और काफी आगे हम हासिल हमने किया है इसके ऊपर। जी, जी, मगर हमने शायद दुनिया में, इसके दो पहलू हैं, एक तो इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। जी, एक्सटर्नल जो है हमारा, उसमें शायद थोड़ी कमी पेशी आई है जी, शुरुआत से। और मैं इसके ऊपर टिप्पणी करता रहता हूं, और मैंने इसी लेख में यह भी लिखा है कि शायद इसकी वजह एक है, और वो वजह यह है कि शिमला अकॉर्ड के मुताबिक जी, इंटरनेशनलाइज करना जो है कश्मीर इशू को मना है। ये एक बायलैटरल डायलॉग के जरिए, बायलैटरल कंसल्टेशन के जरिए ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होनी है शिमला अकॉर्ड के मुताबिक। अब हम तो शिमला अकॉर्ड मानते हैं, अब पाकिस्तान जी, माने ना माने वो अलग बात है। तो हम जरा, जब जब हमें अपना नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना पड़ता है, हम कुछ थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल। कि शायद हम अपने ही अग्रीमेंट के मुताबिक से अलग हट रहे हैं। तो वो हिचकिचाहट जो है वो हमको पूरे रास्ते नहीं ले जाती है अपना नैरेटिव बनाने के लिए। पाकिस्तान इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखता। पाकिस्तान बिल्कुल। अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कभी कराची अग्रीमेंट पे जाता है, कभी यूएन के ऊपर जाता है, कभी शिमला अकॉर्ड पे जाता है। जो उसको चाहे, जो उसको सूट करता है, उसके मुताबिक करता है। भारत का एक पक्ष के अंदर एक ही तरीका है, एक ही नैरेटिव है इसके ऊपर। हम हर दफे शिमला अकॉर्ड के मुताबिक जाते हैं। तो शायद जी, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा डिबेट, वार्तालाप करना चाहिए, देखने के लिए कि इसको हम कैसे बदल बदल कर और कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कुछ और हद तक। तो जहां सर तक इन आपका सवाल जो था, मैं आपका जवाब भी ये भी जी, दे दूं कि जी, 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 यहाँ जब ये सब होता था तो हमारे मनोबल पे क्या फर्क पड़ता जी, 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 था। देखिए, कश्मीर के अंदर ये चीजें होती रहती हैं, होती रहती थी। ये तो बहुत बड़े पैमाने में होती रहती थी हर वक्त। जी, और बहुत दफे प्रेशर मेरे ऊपर आता था एज अ सीनियर कमांडर, तो खासतौर पे आता था कि जी, डिनाइल बिल्कुल। करिए, आप डिनाइल करिए इसका, और पुश बैक करिए इसका। इसका मीडिया का कोई स्टेटमेंट, एडिशनल स्टेटमेंट आप ऑफिशियली इसको दिलवाइए। और हर दफे मैं जी, कहता था नहीं, इसकी सिखलाई ऐसी है कि ये चीजें जो है 48 घंटे रहती हैं हवा में। जितना आप इसको पुशबैक करोगे, जितना इसको आप एक्सप्लेनेशन करोगे, उतना ये ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इसको। तो जो जी, 48 घंटे रहना चाहिए वो 96 घंटे रहेगा, 120 घंटे रहेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीजें जो जी, बिल्कुल ही झूठ होती हैं, जो बिल्कुल ही एक प्रोपेगेंडा के तौर पे
हमारी तौहीन कर रही हैं, आर्मी की तौहीन कर रही हैं, तो उन जी तरह की चीजों को डेफिनेटली पुश बैक करिए और जबरदस्त जी तरीके से पुश बैक करिए। तो मैं समझता हूं कि हमारी इंडियन आर्मी का सिस्टम काफी आला दर्जे का है, अपना मोराल हम बना कर रखते हैं। जी आप देख सकते हैं कि हमारे जवान जो हैं 2.5-3 साल रहते हैं जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल सर। एक अफगानिस्तान में एक अमेरिकन सिपाही कभी 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता था, एक जी टूर जी 6 महीने होती थी। हमारी जरा मेंटल कैपेबिलिटी जो रोबस्टनेस है कुछ ज्यादा है, और हमारे जवान इतनी जल्दी अपना मनोबल नहीं खो बैठते। जी सर। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट हमें रोकता है कहीं ना कहीं इन चीजों को काउंटर मतलब नैरेटिव को काउंटर करने से, तो इन सब के बीच में कहीं इस तरह से महसूस तो नहीं होता कि हम अपोलोजेटिक हो रहे हैं, यानी हम खुद लगता है कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, इस तरह का फील तो नहीं जाता है सर? ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर मैंने बहुत दफे इसको सोच विचार इसका किया है, लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। कुछ चीजें भारत के अंदर ऐसी चली आ रही थी जो काफी अरसे से, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करता था। जी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो है, अब तो बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने जो है करा है, जी ग्रे जोन में डाला है, उस व्हाइट से ग्रे मिलाए, ग्रे से एक दफे ब्लैक में भी लेने वाले थे उनको, आपको याद है, जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो जी जी एफएटीएफ जी है। जी 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 मगर भारत के अंदर इतने साल 1989 से लेकर और लगातार ये फाइनेंशियल नेटवर्क जो थे पाकिस्तान के, और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स और टेररिस्ट नेटवर्क्स जो थे फाइनेंस के, वो लगातार जारी थे। मतलब जी बैंकिंग के जरिए पैसा आता था यहां पर उन दिनों जी में। ये तो अच्छा हुआ कि काफी देर करी, मगर बहुत अच्छा हुआ कि उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसको अपने हाथ में लिया जी और इसके ऊपर जबरदस्त उन्होंने एनालिसिस की, और 5-6 साल में इसको तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया। जी तो कुछ चीजें हम ऐसी होती हैं जो हम अपने, एक तो डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी होने की वजह से कुछ चीजों में हम थोड़े सिक्योरिटी की चीजों में शायद कभी कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, जी मगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हम कभी डाइल्यूट नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि कभी कभी इन तरह की चीजें सिक्योरिटी के माहौल में हमारे खिलाफ ही जाती हैं। जी आपने सर 3 पॉइंट का अभी भी जिक्र किया और आपके लेख में भी जिक्र किया कि मीडिया वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर और लीगल वारफेयर। इस चीज को सर समझाइए भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर के कि हम कहाँ ठहरते हैं। जहां तक लीगल वॉरफेयर की बात है, इसको समझने की बहुत, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले उदाहरण देता हूं चीन का। जी चीन ने साउथ चाइना सी में जिस तरह से लीगल वॉरफेयर के जरिए साउथ चाइना सी के आइलैंड्स को, वहां पर आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उनके चारों जी तरफ का इर्द गिर्द का इलाका जो है उसको अपने कब्जे में रखा हुआ है, और वहां जी पर चैनल्स जो है उनके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी आसान नहीं कर, वो परमिट करते हैं। और जी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिलीपींस गया और उनके पक्ष में आईसीजे ने जी मामला जो है उनके पक्ष में दिया, तब भी चीन ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये एक लीगल तौर पे आप समझिए कि लीगली या इलीगली जो है उसको लड़कर आपने अपने पक्ष में इसको समझा दिया है। अब जी दूसरी बात आती है, अब आप गिलगिट बाल्टिस्तान को देख लीजिए, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कब्जे के ऑक्यूपेशन में है, जी इलीगली है, क्योंकि लीगली तो वो भारत का हिस्सा है, पीओके का बिल्कुल हिस्सा है, तो वो लीगली भारत का हिस्सा है। जी बिल्कुल सर। उसके अंदर से चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है। अब जी भारत जो है लगातार इसके ऊपर टिप्पणी करता रहता है कि इट इज इलीगल के ऐसे एरिया में जो जिसके ऊपर किसी और का कब्जा है, एक तीसरा देश जी आकर सर। और उसके अंदर एक और कॉरिडोर, अपना ट्रेड कॉरिडोर इस तरह से बनाए, जबकि ये डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हुई है, ये एक इलीगल चीज है। तो ये जी लगातार हम अपने नैरेटिव्स के अंदर दुनिया में इसको अब हम ज्यादातर पूरी दुनिया में इसको समझा रहे हैं लोगों को। ये भी एक फॉर्म जी है लीगल वॉरफेयर का। इस तरीके से जी और भी बहुत से उदाहरण होते हैं।
श्रीलंका के साथ आप फिशिंग राइट्स जहां पर हैं, इस तरह की चीजों के अंदर भी आप लीगल वॉरफेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक साइकोलॉजिकल और मीडिया और साइकोलॉजिकल को हम एक ही साथ रखते हैं जी, उसमें आप देखिए जो सबसे अच्छा उदाहरण तो बिल्कुल हाल ही में देख लीजिए, जो अमेरिका अभी भारत के खिलाफ कर रहा है। जी, भारत बिल्कुल चुपचाप है। आपने देखा कि जी, हमारे प्रधानमंत्री भी गए, चीन गए, वहां पर उन्होंने ऐसा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, मगर अमेरिका से लगातार उनके जो जी, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उसके ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं, वो लगातार रोज पे रोज एक ना एक कोई स्टेटमेंट जो है लगातार इंटरनेशनल मीडिया को देते जा रहे हैं। जी, एक नैरेटिव भारत के खिलाफ बनाने के लिए कि ये पूरी लड़ाई जो यूक्रेन में हुई है, जो चल रही है, ये इसलिए लंबी चली है क्योंकि भारत ने रूस का तेल खरीदा है। ये हम सबको मालूम है कि इसमें कोई there's no truth in this, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मगर इसको आप रिपीटेडली लगातार कहते रहो, हर शाम को, हर दिन में, और हर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप हेडलाइन कराते रहो, तो कहीं ना कहीं तो परसेंटेज ऑफ पीपल इसको बिलीव करेंगे। बिल्कुल सर। इसका इम्पैक्ट होता है मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। साथ में आप अगर हमारे भारत इंडिया पाकिस्तान की उसमें आप देखिए तो हम भी जो है साइकोलॉजिकली हम इस ऑपरेशन सिंदूर में क्लियरली बता रहे थे कि देखिए, हम मॉरल स्टैंड पॉइंट जो हमारा है वो ऊंचा है, क्योंकि हम किसी सिविलियन एरिया को नहीं मार रहे हैं। हमने जो मिसाइल फायर किए हैं, जो रॉकेट फायर किए हैं, वो सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किए हैं। ये लगातार चीज, ये साइकोलॉजिकल चीज भी है, फिजिकल है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसी का जो मैसेज है वो जरूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना, ये जरूरी है पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझना। मैं कह सकता हूँ काफी विश्वास के साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है, जनता है, वो ज्यादातर अपनी आर्मी के साथ या अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ सहमत नहीं है। वो नहीं समझती कि इस तरह की कार्रवाई जो कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है, वो कार्रवाई उसको करनी चाहिए। ये ज्यादातर लोग समझते हैं, मगर कोई ऑफकोर्स कह नहीं सकता इसको। और चीज है साइबर। साइबर का तो अगर आप जैसे आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं और कोई रोकना चाहता है हमारी बात को और किसी को नहीं देखने देना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कुछ ना कुछ बाधा पड़े, कुछ ना कुछ सूचनाएं जो है वो बाहर ना जा सके, सूचनाएं अंदर ना आ सके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाए। ये सब चीजें आमतौर पर साइबर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जी, आपने सर एक चीज और कहा, जैसे अमेरिका का आपने जिक्र किया कि वो कंटिन्यू हर दिन बयान दे रहे हैं ताकि हमारे खिलाफ एक सेंटिमेंट बने। मैं सर सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे और मैं भी देखता रहता हूं कि अक्सर दिखता है कि भारत को लेकर के कई सारे ऐसे झूठी थ्योरीज फैलाए जाते हैं। अफ्रीका में बैठा आदमी कोई, या कैरेबियाई देश में बैठा कोई आदमी, या स्विट्जरलैंड में बैठा कोई आदमी अगर इस चीज को पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि भारत में ऐसी चीजें हो रही हैं या भारत ऐसी चीजें कर रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत को इस चीज को कैसे रोकना चाहिए? ये अच्छा सवाल आपने कहा, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो आप दे रहे हैं कि कैसे अट्रैक्शन करते हैं सोशल मीडिया पे। मैं समझता हूं कि 2014 से लेकर 2018 तक लोग भूल गए हैं शायद, एक जबरदस्त नैरेटिव कंट्रोल का उदाहरण दुनिया के सामने आया। ये था आइसिस, दाइश। जी बिल्कुल। और मिडिल ईस्ट में दाइश एक बहुत कट्टरपंथी का इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो अलकायदा से निकला था, वो बना था वहां बेसिकली ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मगर तब भी उसने 40,000 फाइटर इंटरनेशनली तकरीबन 40-45 देशों से अट्रैक्ट किया। जी, क्यों 40-45 देशों से लोग आएंगे, और वो भी पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के लोग आकर और इस तरह की कट्टरपंथी के अंदर शामिल होंगे। तो ये इसको हम सबको सोच विचार का करना चाहिए। और ये इसके वजह से था क्योंकि उनका सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त था, उसका कंटेंट बड़ा जबरदस्त था। उनका एक मैगजीन था जिसका नाम था दबी, बड़ा एक ग्लॉसी मैगजीन जो हर हफ्ते हर महीने वो छपता था, छप कर भी जाता था और ऑनलाइन के ऊपर भी आता था। और जगह जगह दुनिया भर में उन्होंने लोग बिठाए हुए थे जो उनका नैरेटिव कंट्रोल कर रहे थे। एक ऐसा आदमी
बैंगलोर में भी बैठा था जिसका नाम था शमी विटनेस। आपको याद है 2014-15 में वो पकड़ा गया था। 8 जी 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 महीने तक वो बैंगलोर में उसने आईसीस का कंट्रोल यहां से जारी किया था। जी तो ये एक बड़ा उदाहरण है। अब कैसे इसको काउंटर किया जाए? मैं समझता हूं कि सबसे गलत तरीका काउंटर होने का होता है कि आप एक स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को आप काउंटर करें। नहीं, आपका नैरेटिव जो है, आपकी कहानी बताने का, आपका नैरेटिव जो है एक कहानी है और कुछ नहीं। एक वाक्य है, जी उस वाक्य को कहानी बनाना है। उस जी कहानी को आप कैसे दोहराते हैं, कितनी दफे दोहराते हैं और किस क्रेडिबिलिटी के साथ दोहराते हैं, ये जी दिखाना पड़ेगा। चेहरा, अगर आपने किसी ऐसे आदमी का चेहरा रखा जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको जी रखा और उससे आपने कहा कि ये बातें आप बताइए दुनिया को, तो कौन उसको बिलीव करेगा? जी मगर अगर आप ऐसी पर्सनालिटी को, क्यों एडवर्टाइजिंग की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी को क्यों लगाया जाता है, जी बिल्कुल जी तेंदुलकर सर। को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी इसके अंदर बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज है कंटिन्यूटी। आप ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन बाद हमने लगातार अपना इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया और रोक दिया उसके बाद। नहीं, इससे कुछ ही चलेगा। आपका कैंपेन 365 डेज 24/7 चलना चाहिए। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया में तो कोई कभी ब्रेक ही नहीं होता। बिल्कुल सर जी। एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कहानी, आपकी नैरेटिव जो है बड़ा तगड़ा होना चाहिए, बड़ी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका और जरिया जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैस अपील हो और मैस स्प्रेड। ये पूरा, ये बहुत से साधन है ऐसे जो हम फौज में सिखाते हैं, क्योंकि फौज के अंदर तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत जरूरी चीज होती है। और जी बहुत जरूरी है कि जहां पर भी हम कोई भी चीज की लड़ाई की तजवीज बना रहे हैं, उस तजवीज के अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या नैरेटिव कंट्रोल एक हिस्सा होना ही चाहिए। उसको होना ही चाहिए। उसको ऑपरेशनल ऑर्डर, जो भारतीय फौज के अंदर जो ऑपरेशनल ऑर्डर होता है, उसके आखिरी में एक चीज होता है कम्युनिकेशन। अगर उसके जी अंदर कम्युनिकेशन है तो आगे आप वर्ड भी लिख दीजिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। उससे ऑटोमेटिकली याद दिलाव हो जाएगा आदमी को कि मुझे आखिरी में देखना है कि किस तरीके से मैं अपनी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा जब लड़ाई जारी है और लड़ाई होकर खत्म भी हो गई। जी। तो सर क्या भारतीय सेना में ऐसा कोई है जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी, ऐसा कोई कमांड सेंटर टाइप जहां से कि नैरेटिव बिल्डिंग की बातें कही जाए? देखिए, ऐसे तो आपका एडीजी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, जिसको आप लोग ज्यादातर जानते हैं एज एडीजी पीआई, जी एडिशनल जी जी डायरेक्टर जी जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये काफी जी दिनों से चल रहा है और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और भारतीय फौज में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की काफी पहचान अब आ गई है। और जी मैं समझता हूँ ऑपरेशनल लेवल पे, मुझे मालूम है कि श्रीनगर के अंदर और उधमपुर के अंदर ये सेंटर सब बने हुए हैं। जी इन सेंटर्स में एक चीज है कि आप इस तरह की लड़ाई, जो आजकल की लड़ाई है, ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने देखा कि 88 घंटे लड़ाई चली हथियारों के साथ। उसके बाद की लड़ाई तो डिप्लोमेटिक लड़ाई है। उसके बाद तो लड़ाई जो पूरी जो है वो नैरेटिव की लड़ाई है, मीडिया की लड़ाई है, कहानियों की लड़ाई है जो लगातार चली है। अगर उसमें तैयारी आपकी चूक गई तो मतलब आप लड़ाई तो जीत गए, पहले शुरुआत में फिजिकल वॉर तो जीत गए, मगर जो उसके बाद की लड़ाई है उसको आप हार जाएंगे। तो इसके लिए ये सब चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज करके तैयार रखनी पड़ती है। अभी कमांड हेडक्वार्टर में, बाकी जो हमारे कोर हेडक्वार्टर्स हैं कश्मीर में, उन सब में इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, आला दर्जे की है। अच्छे लोग पोस्टेड हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, जी कम्युनिकेट करने वाले हैं, मतलब जिनको जो शायद टेलीविजन पे आकर या आपके साथ बैठकर कम्युनिकेट आसानी से कर सकें, जैसे मैं कम्युनिकेट अभी आपके साथ कर रहा हूं। तो इस जी जरूरी होता है, एक अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए और कहानी आपकी क्रेडिबल होनी चाहिए ना। इसको बनाने के लिए 365 दिन आपको ये कहानी अगर सुनानी है तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जी आपको डीप रिसर्च चाहिए, बहुत रिसर्च चाहिए। इसके लिए आपको राइटर्स चाहिए, आपको मीडिया के अंदर कोई ना कोई चाहिए जो हर वक्त लिख कर डालता रहे अंदर मीडिया के अंदर। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता सकता हूं कि मैंने जब पहला ऐसा सेंटर कोशिश की बनाने की श्रीनगर में, जी तो 3 दिन में हाथ हमने खड़े कर दिए कि सर हम समझते थे कि ये बड़ा आसान काम है,
मगर 3 दिन के अंदर हमको मालूम नहीं कि अगली चीज हम क्या करें। वो एक कोई जी अच्छा मीडिया वाला ही आकर बताएगा आपको, अगर आपके पास मीडिया एडवाइजर्स नहीं है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो जी एक इसकी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हाइब्रिड लड़ाई ऑल ऑफ गवर्नमेंट से होती है, ऑल ऑफ सोसाइटी की होती है। और ये सोचना कि हाइब्रिड को आप लड़ेंगे सिर्फ फौज के साथ, तो ये नामुमकिन है। जी आपको हाइब्रिड ऑल ऑफ को की लड़ाई जो है वो सिर्फ ऑल ऑफ गवर्नमेंट के साथ नहीं लड़नी पड़ेगी, ऑल ऑफ सोसाइटी के साथ लड़नी पड़ेगी। उसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा, जी एकेडमिया जो है उनका बहुत बड़ा रोल होगा, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होगा, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। इस तरह से मैं कम से कम 12-15 ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए गिन सकता हूँ जिनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा हमको नेशनल लेवल पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप जो बात कर रहे हैं मीडिया नैरेटिव्स बना, या आपने जो पूरा एक थ्योरी कहा है, अभी कुछ दिन पहले शायद पिछले महीने ही पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की तीनों ने मिलकर के एक इंटरनेशनल चैनल लॉन्च किया है जिसमें कि पाकिस्तान की बातों को रखा जाएगा। उन्होंने इस तरह से लॉन्च किया है। हमारे यहाँ जब आप पलट कर देखते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकारी स्तर पर तो नहीं है, प्राइवेट स्तर पे भी कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको पूरी तरह से जो आपके पक्ष में एक नैरेटिव बिल्डिंग कर सके। इस चीज में भी हम लैग तो कर ही रहे हैं सर। मैं समझता हूँ इसके ऊपर काम हो रहा है जी और बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। हालांकि मैं ऑफिशियली तो नहीं पता मुझे मालूम, मगर ये मुझे मालूम है कि ये पहचान पूरी है, भारत जी सरकार में पूरी पहचान है। और भारत सरकार के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जी जिनमें बड़ी काबिलियत है इस काम की, उनको जी एक्सप्लॉइट करने की बात है सिर्फ। मैं समझता हूँ जी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बहुत आला दर्जे का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काबिलियत बहुत बड़ी है। और जी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अगर उन्हीं का एक अंग बन जाए तो बहुत ही अच्छी चीज होगी, मैं समझता हूँ। जी सर, एक चीज तो और महसूस कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि जब इंडियन मीडिया में ताइवान को लेकर कुछ छपता है या अदर मीडिया में, तो देखते हैं कि जो चाइनीज ग्लोबल टाइम्स हुआ है फिर या फिर चाइनीज एम्बेसी है, ये सब इसको तुरंत में खंडन करते हैं। आपने कुछ देर पहले ये सर आपने कहा है कि हमें तुरंत रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट उसको एक अपने अपने कथानक के हिसाब से, अपने नैरेटिव के हिसाब से उसको बनाने की जरूरत है। चीन इस मामले में सर बहुत माहिर नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हो जाता है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि देखिए, ये मामला सिर्फ दिल्ली से नहीं लड़ सकते आप। जी हमारी सोच विचार में शायद ये हो कि दुनिया में जो हो रहा है हम दिल्ली से उसका सामना कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको सर। जी सामना करना पड़ेगा, दुनिया में करना पड़ेगा। मगर बिल्कुल अगर जी न्यूयॉर्क में कुछ हो रहा है तो न्यूयॉर्क से करना पड़ेगा आपको। हाँ आपकी डायस्पोरा, इतना बड़ा डायस्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, क्यों चुपचाप बैठा है डायस्पोरा? डायस्पोरा को बात करना चाहिए इस वक्त डायस्पोरा, जब भारत के खिलाफ इतना प्रेशर हो रहा है अमेरिका के अंदर, क्यों सब लोग चुप है इतना वहां? ठीक है, अगर इतनी ज्यादा अमेरिकन मीडिया में और ये अमेरिकन यूएस के जितने एडवाइजर ये सब बात कर रहे हैं, तो हमारी एम्बेसी को बात करना चाहिए वहां जी पर। तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज जो है वो भारत सरकार यहां से दिल्ली से ही करे, ये दुनिया भर में कर सकते हैं। और तभी मैंने अपने लेख में भी लिखा था, एम्पावरिंग आवर इंटरनेशनल मिशंस। जो हमारे मिशंस हैं इंटरनेशनल, उनके अंदर वहां पर ये काबिलियत होनी चाहिए। और ये काबिलियत तब आ सकती है जब आपकी इंफॉर्मेशन सर्विस या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सर्विस बहुत ताकतवर हो। मैं जहां तक मेरी खबर है, अमेरिका में बहुत से इंफॉर्मेशन वॉरियर हैं। कितने हैं ये मुझे नहीं मालूम। मुझे सुनने में आया है कि पाकिस्तान के अंदर भी इंफॉर्मेशन वॉरियर हैं, जो उन्होंने परमानेंट तौर पे एक प्रोफेशन, एक पेशे के तौर पे काम करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। सिर्फ जी वो ही उनका काम ही लगातार होता है, नैरेटिव बनाना, नैरेटिव को बाहर डालना और भेजना। हमें इस तरह के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जहां पर हमारे इंटरनेशनली हमारे जहां पर भी फुटप्रिंट है, जहां पर भी हमारे मिशंस है, उनके अंदर काबिलियत हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बाहर जाकर और बोलना। दुनिया में जहां सेमिनार होता है, जहां वर्कशॉप होती है, जहां राउंड टेबल डिस्कशन होता है, भारत को वहां हर वक्त पहुंचना चाहिए। हर जगह भारत की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हमारी एम्बेसी जो है उनको पास ये आदेश होने चाहिए कि आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, जैसे लंदन के अंदर बेशुमार थिंक टैंक है,
वॉशिंगटन के अंदर जी बेशुमार थिंक टैंक है। इन थिंक टैंक्स के अंदर कब क्या होने वाला है इसकी पूरी हमको जानकारी होनी चाहिए। इनके जी अंदर हमको इनविटेशन लगातार मिलने चाहिए, वहां जाकर हमारी आवाज, भारत की आवाज जो है उसको रखना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। ये चीजें लगातार अगर चलती रहे तो ऑब्वियसली आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम और नैरेटिव का सिस्टम है वो उसमें बढ़ावा आता रहेगा। मतलब हमारे पास पूरा एक ढांचा होना चाहिए, इसमें लोगों की मतलब भर्ती भी की जानी चाहिए, लोग इसमें शामिल किया जाना चाहिए सरकारी स्तर पर भी। फॉर्मल भी होना चाहिए और इनफॉर्मल भी होना चाहिए, दोनों चीजें। जी सर, अभी याद ही होगा सर, अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक संघर्ष था वो खत्म हुआ, उसके बाद एक खबर लगातार तैरने लगी थी कि जो पाकिस्तान चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने वाला है। खबर यहां तक आ रही थी कि चीन ने उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, बस किसी वक्त पाकिस्तान की वायुसेना में J-35 आ जाएगा। और अभी 3.5 महीने के बाद आलम यह है कि उस डील का कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तक कह चुके हैं कि हम अभी मतलब खरीद ही नहीं रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इस चीज को फैलाने में बहुत हद तक काफी अच्छे से कामयाब हो जाता है, जबकि हमारे साथ दिक्कत यह है सर कि पता नहीं हमारे कितने विमान गिरे नहीं गिरे, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी जब कोई डिफेंस में कोई रिपोर्ट छपती है, चाहे किसी भी तरह की रिपोर्ट छपे, तो उसमें एक लाइन जरूर दिया जाता है कि पाकिस्तान क्लेम्स की हमने भारत के कुछ फाइटर जेट्स गिराए हैं। तो ये हमारे ऊपर में एक तरह से चिपक गया है, जिसको कि हम साफ नहीं कर पा रहे हैं। इस पे आप मेरी टिप्पणी चाहेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, ये लड़ाई आजकल की लड़ाई जो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट लड़ाई नहीं है, जिसको कहते हैं काले और सफेद की लड़ाई नहीं है कि एक जीत गया एक हार गया। आजकल की लड़ाई ही ग्रे जोन है। ठीक है, इसके कलर अलग अलग कलर हैं। ग्रे जोन जिसको की लड़ाई में यही होता है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसके अंदर खबर जो है उसको पाना, खबर को पढ़ना, उससे 10 माने निकले आप जी। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही चीज है जिस तरह से भारत ने इस पूरे नैरेटिव को प्ले किया है हवाई जहाजों का। हम नहीं कहते कि हमने हवाई जहाज नहीं खोए, हाँ खोते हैं, शायद खोए होंगे जरूर, लड़ाई में चीजें तो खोती हैं, तो हवाई जहाज बिल्कुल कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 6 हुए हैं या 5 हुए हैं या 4 हुए या 3 हुए, ये इससे कोई मतलब नहीं। ये तो बिल्कुल हम तो ऑब्जेक्टिव की तरफ देख रहे हैं और कुछ तो नहीं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़े अलग दर्जे से भारत ने खेला है इस खेल को और बड़ी महत्ता के साथ खेला है। और ये मैं जहां अगर मेरा आप निजी तौर पे पूछिए ओपिनियन, तो ये सही चीज थी जी। सर, तो आपको क्या लगता है कभी जब भारत के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ही हैं, उनको भी सर आप 24/7 हमारे यहाँ एक कल्चर जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक है कि जैसे सरकारी नौकरी होती है कि 9 बजे से 4 बजे या 5 बजे तक काम करते हैं लोग, अपना काम खत्म हुआ फिर चल दिए। करीब सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, खासकर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको लगता नहीं है कि इसमें भी 24/7 आपके लोग बैठने चाहिए जो कि कंटिन्यू ग्लोबल मीडिया को वॉच करे, ग्लोबल चैनल्स को वॉच करे, या फिर आपके बारे में क्या लिखा जाए उसको वॉच करे और उसके अपना रिएक्शन दे, चाहे जो भी जिस तरह से, चाहे अगर काउंटर करना है तो काउंटर करे या अपना विचार देना है तो अपने विचार को रखे वो। जहां तक भारतीय फौज का सवाल है और मैं कहता हूं इंडियन आर्म फोर्सेस का सवाल है, ये कल्चर तो हमारे यहाँ ऑलरेडी है कि हमारा तो 24 घंटे 7 दिन 360 दिन 65 दिन चलता है। हमारे ऑपरेशन सेंटर, ऑपरेशन रूम, हमारा ड्यूटी सिस्टम इस तरह का है कि कभी भी हमारे सिस्टम जो है वो डाउन नहीं होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय फौज जो है वो सो गई है, वो कभी सोती नहीं। फौज हर वक्त जागृत रहती है। मैं फौज की बात मैं नहीं कह रहा था सर, इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि वही उदाहरण आपको दूसरी उसके अंदर लाना पड़ेगा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन को आपको एक लड़ाई के तौर पे सोचना पड़ेगा, लाइक वॉर। जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया है इंफॉर्मेशन वॉर तो हम इस्तेमाल करते हैं फौज के अंदर, मगर वही लफ्ज जो है वो नैरेटिव कंट्रोल या किसी भी तरीके से अगर इसको आपको इफेक्टिवली लड़ना है तो आपको एक वॉरियर सिस्टम, लड़ाई का सिस्टम, जैसे लड़ाई की तजवीज बनती है वैसे करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना है आपको। मैं आजकल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सदस्य हूँ। आप देख रहे हैं कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है, काफी इतनी ज्यादा आपदाएं आई भी है इस वक्त। लगातार रिस्पॉन्स में
जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में वो लगा हुआ है, जुटा हुआ है। रात रात हमारी रिपोर्टें चलती रहती है, हमारा कंट्रोल रूम हर वक्त जागृत रहता है। रात को जी 1:30 बजे मुझे मैसेज मिलता है, 3 बजे मैसेज मिलता है। मुझे फौज छोड़े हुए 13 साल हो गए हैं, तो तब भी जी मैं आज रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठकर और इन मैसेजेस को पढ़ के और इनको आगे भेजता हूँ। क्यों? जी क्योंकि एक पैशन है, देश के लिए करना है। जी देश सर, के लिए जब जब कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे हम। बिल्कुल और सर, बिल्कुल वही चीज जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। और कुछ नहीं। अगर इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज है तो और भी कहीं होगा आपसे। बिल्कुल और बिल्कुल सर। मैं ये भी कहता हूँ कि भारत सरकार के अंदर काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो 24/7 काम करते हैं, ठीक है। जी मगर अगर हमको इंफॉर्मेशन और सूचना को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन शायद उसकी जरूरत पड़ेगी। जी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमें साथ साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपसे जानने को मिलता है। शुक्रिया थैंक यू सर, बहुत फिर बहुत। किसी मैं समझता हूँ ये बहुत थैंक यू सर। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो जी भारत सर, के अंदर हमारे देशवासियों को सबको इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। ऊंचे जी, लेवल पे पॉलिटिकल कम्युनिटी में, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कम्युनिटी में काफी इसके ऊपर चर्चा चल रही है और मेरे ख्याल में जी। हम हाल ही में बस इसके ऊपर बहुत बढ़ावा देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक हमें यू। समय देने के लिए। थैंक यू सर।